हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में अध्ययन किया है, उसी क्रम में आज हम लोग फिर से इस लेक्चर में प्राचीन भारत का इतिहास का जो एक कालखंड है, महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल का अध्ययन कर रहे हैं। महाजनपद काल का यह तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का अध्ययन करेंगे। महाजनपद काल में हम लोगों ने इससे पहले हर एक वंश पूरी तरीके से पढ़ा है। जो भी हर एक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे हैं उनको हम लोगों ने कवर किया है, पॉइंट एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं, जिसके लेक्चर्स आपके आपके अपने YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। धार्मिक आंदोलन में हम लोगों ने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को कवर कर लिया है। महाजनपद काल में आज हम लोग जो है शिशुनाग वंश के विषय में जानकारी लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं शिशुनाग वंश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मगध साम्राज्य, जो मगध है, उस पर हर एक वंश के शासक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे आप लोग हर एक वंश के नाम से जानते हैं। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में महत्वपूर्ण साम्राज्य था, सबसे बड़ा एवं प्रतापी था। तो वहां पर जो है सत्ता पाने के लालच में साम्राज्य जो सम्राट हैं, जो शासक हैं, उनके पुत्रों ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। जैसा कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में आकर सत्ता पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, और बाद में अजातशत्रु का पुत्र उदयन, वह भी सत्ता के लालच में सत्ता को पाने के लिए, हथियाने के लिए, सम्राट बनने के ख्वाब से अपने पिता की हत्या कर देता है और शासक भी बन जाता है। फिर इसके बाद कई और शासकों ने इसी क्रम को दोहराया। तो जब कोई एक निश्चित शासक नहीं मिल पा रहा था, केंद्रीय सत्ता का अभाव हुआ, तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में क्या हो गया भाई कि जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। और जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया तो इस जनता के आक्रोश को दूर करने के लिए वहां पर जो है हर एक वंश के अंतिम शासक नागदशक, ठीक है, अंतिम शासक नागदशक के मंत्री ने, जिसका नाम था शिशुनाग, उसने ही उसको सत्ता से हटा दिया। किसको? नागदशक को हटा दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की। कहां? मगध में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे शिशुनाग वंश जाना गया। क्या? शिशुनाग वंश जाना गया। तो आइए हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी यहाँ पर हमारे साथीगण आज पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप जो है अपना कीमती समय आप दीजिए हमको और देखिए कि क्या वास्तव में आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बस आज अपना समय दीजिए, फिर आप लोग तय कीजिएगा कि वाकई में क्या ठीक ठाक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर देखिए, कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर कंटेंट मिल पाए। चलिए, बाकी आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी भाई बहन हमारे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, देखते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो देखेंगे शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है। तो संस्थापक कौन है तो बताएंगे शिशुनाग। कौन है? शिशुनाग संस्थापक है, ठीक है। और जो इसका शासन काल रहा है, शासन काल, शासन काल कितना रहा है तो क्या बताएंगे 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक जो है शासन रहा है, ठीक है।
पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त कि हर्यक वंश के अंतिम शासक, हर्यक वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, शासक नागदशक, नागदशक के मंत्री, के मंत्री शिशुनाग, शिशुनाग ने, शिशुनाग ने नागदशक को, नागदशक को शासन से हटाकर, शासन से हटाकर मगध पर, मगध साम्राज्य पर, साम्राज्य पर आधिपत्य कर लिया, आधिपत्य करके एक नए राजवंश, एक नए राजवंश, ब्रैकेट में लिखेंगे शिशुनाग, शिशुनाग वंश की स्थापना की, वंश की स्थापना की। ठीक, ये पॉइंट रहेगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना की। देखिए आप लोग पीपीटी से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप जब इस तरीके से अध्ययन करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आता है और चीजें याद रहती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक मानसिक स्मृति होती है और एक जो होती है पेशी स्मृति। पेशी स्मृति जो है वो स्थायी एकदम रहती है, तो आप लोग इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करता है कि जब ये शासक बन जाता है, कौन बन जाता है, शासक कौन बन जाता है, तो बताएंगे शिशुनाग। फिर शासक बनने के पश्चात, शासक बनने के पश्चात बनने के पश्चात शिशुनाग शासक बनने के पश्चात शिशुनाग, शिशुनाग पाटलिपुत्र के साथ, पाटलिपुत्र के साथ, साथ वैशाली को, वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, अभी तक जो मगध पर जो लोग शासन कर रहे थे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, परंतु होता क्या है कि जब शिशुनाग यहाँ का शासक बनता है तो वह जो है पाटलिपुत्र के साथ ही साथ क्या करता है कि अपनी राजधानी जो है वैशाली को बना लेता है। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी फिर ज्यादा कुछ करता नहीं है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, कालाशोक था। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि शिशुनाग जो है वो नागदशक का मंत्री हुआ करता था। ठीक है ना, चलिए अब यहां आपने पढ़ लिया। शिशुनाग के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कालाशोक के विषय में क्या क्या पढ़ना है ना। जो है हेडिंग डालिए कालाशोक। ठीक, कालाशोक। तो कालाशोक का शासनकाल कितना रहता है, तो क्या बताएंगे,
काला अशोक का जो शासन रहता है वो कितना रहता है मेरे दोस्त, तो बताएंगे आप लोग। शासन काल 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व, 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व को हम लोग बीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 366 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था इसने। क्लियर है? यह बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है। इसकी जो उपाधि की बात करें, कालाशोक, इसे उपाधि की बात करें तो उपाधि क्या है, तो इसे काकवर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकवर्ण। इसे जो है काकवर्ण कहा जाता है। ठीक है, काकवर्ण कहा जाता है, काकवर्ण। इसने क्या किया, इसने अब क्या किया कि पाटलिपुत्र, जहां जो है शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली को राजधानी बना लिया था, वही जो है कालाशोक क्या करता है, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाता है, पुनः राजधानी बनाता है। अब आप लोग ये बताएं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसके शासनकाल में, ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, 383 बीसी हुई थी। अगर पूछा जाए कि इस समय जो है मंत्री कौन था, बताएंगे सर्वकामी। इसके मंत्री पॉइंट पूरा लिखे, सर्वकामी मंत्री, सर्वकामी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, यह पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि जो है शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना? चलिए आगे कुछ चीजें और हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं और लिखते क्या है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे चीजों को। होता क्या है कि जो बौद्ध संगीति होती है, और इसमें होता क्या है कि बौद्ध संघ दो भागों किसमें, इसके शासन काल में बौद्ध संघ 2 भागों, स्थविर और महासंधिन में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट रहता है। और फिर जो होता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन होता है। इसमें पॉइंट लिखेंगे शिशुनाग वंश का अंतिम शासक
अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां तक जो है काला शोक के विषय में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, और ये पॉइंट याद रखना है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन था। और इसके बाद जो है शिशुनाग वंश समाप्त हो जाता है और मगध साम्राज्य पर एक नए शासन, एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसका नाम सुना होगा आपने, नंद वंश। तो जो है शिशुनाग वंश के बाद पॉइंट बनाएंगे, शिशुनाग वंश के बाद मगध साम्राज्य पर एक नए वंश की स्थापना होती है। एक नए वंश नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये चीजें रही हैं। अब आप देखें कि जब नंद वंश यहां पर स्थापित हो गया है मगध साम्राज्य पर, तो फिर नंद वंश का संस्थापक कौन? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन। तो अब हम लोग जो पॉइंट डालेंगे नंद वंश। क्या डालेंगे मेरे दोस्त? तो पॉइंट डालेंगे नंद वंश। नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंद वंश क्लियर है कि नहीं? अब नंद वंश का जहां आपने देखा कि जो शिशुनाग वंश है वो 344 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है, तो नंद वंश का शासन काल क्या है? तो शासन काल क्या रहता है? तो बताएंगे 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक रहता है, बीसी तक रहता है। क्लियर है कि नहीं? नंद वंश के संस्थापक की बात करें अगर, तो यहां संस्थापक कौन होगा? तो संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक कौन होगा? तो कहेंगे महापद्म नंद। महापद्म नंद, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद है। और महापद्म नंद की उपाधियों की बात करें अगर, इसकी उपाधियों की बात करें तो कहेंगे सर्वछत्रांतक। इसकी जो है ये उपाधि है। और दूसरी उपाधि क्या है? तो कहेंगे एक राट इसे कहा जाता था। क्या कहते थे मेरे दोस्त? तो एक राट भी इसे कहा जाता था। ठीक है, एक राट भी इसे कहा जाता था। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? सर्वछत्रांतक एवं एक राट कहा जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला इसे कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। पुराणों में जो है महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में जो है इसे उग्रसेन कहा गया है। अब बात करते हैं नंद वंश जो है, जो महापद्म नंद है। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे।
यहां पॉइंट लिखेंगे इसके 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र घनानंद था। ठीक है, घनानंद था। यह भी माना जाता है कि महापद्मनंद का जो पिता था वो क्या था, वो नाई था, अर्थात यह एक शूद्र परिवार का शासक था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, महापद्मनंद का जो 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र था वो घनानंद था। और आप जानते हैं कि घनानंद को शासन पर से किसने हटाया था? तो जब ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है कि घनानंद जो है वो कौटिल्य का अपमान करता है। ठीक है, चाणक्य, तो चाणक्य उससे रुष्ट होता है और कहता है कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। यह प्रण लेकर वह चलता है और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को शासन से हटा देता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखें घनानंद। ठीक है, घनानंद के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। तो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, घनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इसकी उपाधियों की अगर बात करें, तो अग्रमेज और जैंद्रमेज। ये कहा किसने है कि इसको जो है उपाधियां जो है यूनानी लेखकों द्वारा जो है इसे कहा गया है अग्रमेज या जैंद्रमेज कहा गया है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? घनानंद के शासन काल में, अर्थात इसके शासन काल में 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण सिकंदर का आक्रमण पश्चिमी तट पर होता है। पश्चिमी तट पर होता है। यह जो है घनानंद का अपमान कर देता है। नोट लिखेंगे घनानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाने के कारण वह चंद्रगुप्त को तैयार करके घनानंद के शासन को घनानंद
के शासन का विनाश करवा देता है, करवा देता है। इस तरह से नंद वंश समाप्त हो जाता है तथा एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने अब जाके जो है महाजनपद काल को ये फिनिश कर दिया है, ठीक है। और क्या स्टार्ट हो गया है कि मौर्य साम्राज्य का उदय। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन, तो बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें जो है विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बेहतर लगी होगी। अब हम विदा लेते हैं और आप लोग जो है बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहिएगा। आप अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। बेहतर अध्ययन करते रहिए और आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग अध्ययन करेंगे मौर्य साम्राज्य का अध्ययन बेहतर तरीके से। यहाँ पर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहतर अध्ययन करते रहें।